बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान। एक बहुत अरसे के बाद, क्योंकि अब मैंने वीलॉग्स करने शुरू किए हैं और हालात पाकिस्तान के सब जानते हैं। मैं उस वक्त भी काफ़ी डिसहार्ट हो चुकी थी जिस वक्त 9 अप्रैल 2022 से ये तमाम तर मामलात पाकिस्तान की सियासत में शुरू हुए। और मेरे साथ एक शख्सियत आप देख सकते हैं, हसन अयूब इस वक्त मौजूद है। हसन हमारा एक बहुत यंग जर्नलिस्ट होता था जब हम पार्लियामेंट के सामने रिपोर्टिंग कर रहे होते थे, और हसन जो है वो हर शख्सियत के सामने माइक लेके जो खड़ी होती थी शख्सियत, वो हसन हुआ करता था। तो ये एक तरह से हमारा यंगस्टर और यंगर ब्रदर, वट एवर यू कैन कॉल इट, लेकिन हमारे सामने ही क्रॉस्ड अ लॉट ऑफ माइल्स एंड ही गेन्ड दैट सक्सेस ऑफ लेवल लाइक मेनी अदर्स। तो बातचीत का आगाज करते हैं। हसन, मैंने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की थी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, और जब वो यूट्यूबर्स को, या क्योंकि मेरा ताल्लुक समा टेलीविजन के साथ है, प्लस 16-17 साल से खान साहब और उनकी पार्टी को मैंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कवर किया। यू हैव सीन दोस टाइम्स। तो खान साहब क्योंकि जानते भी थे, और वो जब बुलाते थे मुख्तलिफ मीटिंग्स में, तो वी वर आई वाज पार्ट ऑफ दैट। फिर मुझे 5 अप्रैल 2022 को अमेरिका जाना पड़ा, एंड इट वाज एन एंटायरली पर्सनल विजिट। तो मैं चली ठीक गई। है। उससे पहले हमारी खान साहब से मुलाकात हुई, इसमें मरहूम अरशद शरीफ, साबिर शाकिर और बहुत सारी और शख्सियात थी, जर्नलिस्ट थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेट, सब मामला तय पा गए हैं, सब ठीक हो जाएगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला भी बखूबी सिमट जाएगा। अब आपसे मेरी बहुत अरसे के बाद, जैसे मैंने वीलॉग्स अमेरिका से कुछ किए, लेकिन पोलराइजेशन हो गई जर्नलिज्म में भी, पार्टीज हो गई, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आई डिसाइडेड टू शट डाउन माय अच्छा खासा चलता हुआ यूट्यूब चैनल, क्योंकि ठीक है। इसके ऊपर किसी एक पार्टी की छाप ना लगे, कोई ये ना कहे कि सुमेरा ने एग्जैक्टली। नाउ यू आर द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी जिससे मैं बात कर रही हूँ आफ्टर रीस्टार्टिंग ऑल द थिंग्स एट यूट्यूब। सही। कैसे देखते हैं? सबसे पहला मेरा एक सवाल है आपसे, उसके बाद हम जरा मुद्दे की बात पर आएंगे। सबसे पहले ये बताएं कि ये 1-1.5 साल आपने कैसा देखा, अब जबकि पीडीएम भी जा चुकी है छोड़ के, निगरान वजीर आजम का फैसला जो है वो भी आपके सामने, क्या देख रहे हैं? फिर क्विकली हम आते हैं तोशा खाना के ऊपर, और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है साइफर का, उसके ऊपर भी जरा अपना साजिशी दिमाग लड़ाते हैं। बताइए। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो आपने कहा कि 1.5 साल 16 माह जो है वो कैसे गुजरे, तो ये ऐसे गुजरे कि इस मुल्क की तबाही और बर्बादी करने के लिए एक आदमी जो इक़्तिदार से निकला, उसने ठान ली कि मैं किसी तरीके से इस मुल्क को जो है वो मुंजमद कर दूं, इसके अंदर जो है लोगों की जिंदगी तबाह कर दूं। और मकसद ये था कि क्योंकि मेरे पास इक़्तिदार नहीं है, इसलिए इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, इस मुल्क को और जो हुक्मरान हैं उनको जो है हुक्मरानी नहीं करने देनी, मुल्क को स्मूथ जो है वो चलने नहीं देना, बल्कि इसको श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कराना है। अच्छा, ये मामला ये है कि डिफ़ॉल्ट कराने की ख्वाहिश ज़रूर थी, उस हवाले से अटेम्प्ट भी हुई। अगर आपको याद हो कि एक 2 फाइनेंस मिनिस्टर थे, तैमूर ज़फ़र झगड़ा साहब जो केपी के थे, और जो हम्म। पंजाब के थे मोहसिन लगारी साहब, उन्होंने खतूत भी लिख दिए थे और कहा था कि भई आप जो है इनके साथ डील मत करें, क्योंकि हमने ओबे नहीं करनी जो अगर टर्म्स एंड कंडीशन मानती है फेडरल गवर्नमेंट तो हम उसको उसके उसके बाउंड नहीं होंगे। इस किस्म के खतूत लिखवाने की कोशिश की, ख्वाहिश की। फिर ऑडियो लीक्स आपको याद होगा कि वो आ गई थी, और वो मंज़र दुनिया ने देख लिया कि भई ये किस किस्म की साजिश घड़ी गई इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराने के हवाले से। अच्छा, दूसरी बात ये है जी कि इस वक़्त जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है, उसके हवाले से जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उनका नाम तकरीबन फाइनलाइज़ हो चुका है। अब हतमी तौर पर हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आई डोंट नो कि उस टाइम तक अनाउंसमेंट मेरे ख़्याल से उम्मीद है कि हो जाएगी। ये है, ये शायद एक आध बंदा और है, उनमें से कोई एक बंदा आ जाएगा। एक बार फिर बताइएगा सुनने वालों को, आपने क्या नाम फ्लोट किया? मैंने नाम बताया अनवारुल हक काकड़ साहब, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, तो निगरान प्राइम मिनिस्टर की आप बात कर रही थी, तो वो उन्हीं का नाम ही जो है वो तकरीबन है, क्योंकि मैंने पहले भी एक ट्वीट किया था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ताल्लुक पंजाब से नहीं होगा, मैंने पिन किए हैं वो ट्वीट्स। फिर सादिक संजानी साहब का नाम आया, तो वो मैंने कहा जी कि उनका हाँ, ताल्लुक कभी नाम वो पूछा। सादिक संजानी साहब भी नहीं होंगे। फिर मैंने एक और ट्वीट किया, मैंने कहा जी कि हफीज़ शेख साहब भी नहीं है, और इसहाक डार साहब की भी मैंने नाम ले लिया था कि इनमें से कोई बंदा भी जो है वो नहीं होगा वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। तो मोस्ट ओके। लाइकली आज का ही दिन है, आज 11:59 तक जो है ये फैसला उम्मीद है कि हो जाएगा, इस हवाले से अनाउंसमेंट हो जाएगी, एक बात। दूसरा, आप जो बात कर रही थी कि जी किस तरीके से देख रहे हैं, कहीं
निगरान वज़ीर-ए-आज़म की अनाउंसमेंट तो नहीं होगी? कॉल्स पे कॉल्स आना शुरू पड़ी हैं मुझे। हाँ? क्योंकि इतनी कॉल्स मुझे आती नहीं है, जितनी कॉल्स इस टाइम मुझे अभी मैंने आपसे बात करते हुए कम से कम 4-5 कॉल्स मैंने काटी हैं। तो हाँ, एक आध कॉल में अब मेरी रिकॉर्डिंग का जो चेहरा भी चला गया, अभी चेहरा आ गया वापस? जी, जी, बिल्कुल आ गया, हाँ ओके। जी। तो आज जो है ये हो जाना है जी, ये मामला जो है ना निगरान वज़ीर-ए-आज़म को तय हो जाना है। अब अगली बात करते हैं जी कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब की। तो हुँ, इमरान खान साहब के हवाले से मैं कहूँ कि मैं एक टाइम पर उनका बहुत बड़ा फैन था। मैं उनके हुँ, फैन क्लब जो मौजूद है क्योंकि उनकी सियासी जमात तो है नहीं, वो आज भी वो फैन क्लब है उनका। तो हुँ। मैं भी जर्नलिस्ट भी था लेकिन उनके फैन क्लब का हिस्सा था और बहुत बड़ा फैन यस, था। आई हाँ जी, रिमेंबर आपका हाँ, बड़ा उनसे एक प्यार-मोहब्बत का ताल्लुक था, यू वर हाँ। खानिज़्म। जी, जी। तो मैं बड़ा उनके साथ गपशप भी होती थी। मेरी खान साहब से 100 से ज़ायद मुलाकात है। मैं 100 भी कहूँ तो शायद ये कम है, इससे भी बहुत ज़्यादा मुलाकात होनी है। तो बिल्कुल। उनसे मुलाकातें तो बहुत हुई लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊँ कि मैं उनको समझ नहीं सका शुरू में। लेकिन वक़्त के साथ आपको मैच्योरिटी आती है और मैच्योरिटी के साथ आप सीखते हैं। मैं लोगों हुँ, से लड़ पड़ता था इमरान खान साहब के लिए। लेकिन फिर जब मैंने आहिस्ता-आहिस्ता उनको आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल से तो मैं उनको बड़ा जो है नाक़िद हूँ। वो नाक़िद इसलिए हूँ कि मैं उनकी जो है ना असलियत तक पहुँच गया था कि वो झूठ बहुत बोलते हैं। और हुँ, वो जब झूठ बोलकर और झूठ अकेला सफ़ेद झूठ होता है, एक होता है झूठ और सच को मिक्स करके ऐसे ब्लेंड करके पेश करना कि जिसके अगला बंदा समझे कि ये सच बोल रहा है, लेकिन होता वो झूठ है। यानी आपको सच के मायने तब्दील करके झूठ के ज़रिए उसको सच साबित करना, झूठ को सच साबित करना। ये उनका ओके। तरीकाकार था जिसकी वजह से मैं जो है उनसे ऑफ हुआ और फिर ऑफ होते-होते खासा ऑफ हो गया। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ऐसा इमरान खान साहब से। ऐसा क्या झूठ? कोई एक झूठ ऐसा क्योंकि मुझे पता है आपके सुनने वाले भी आपको अ, बहुत सी बहुत बातें अच्छे जी, बहुत सी अंदाज़ में बातें। याद करके ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कमेंट्स में, कोई एक झूठ बहुत ऐसा बताएँ ज़रूर। बहुत सी बातें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जी। हुआ ये कि इन्होंने 13 जो है ना वो सॉरी 35 पंचर की बात की जी, 2013 के इंतखाबात के बाद। इन्होंने कहा जी 35 पंचर लगा दिए गए हैं, हमारा जीते हुए इलेक्शन को हरा दिया गया है, तो ये हो गया, ज़ुल्म हो गया है। खान साहब गिरे हुए भी थे, आपको पता है उनको इलेक्शन से हाँ, पहले बहुत उनका झूठ कंटेनर है। से गिर गए थे, चोट लग गई थी। उसके बाद जब वो आए, तो ये फिर सारा हुँ, मामला उन्होंने दोबारा जब सेहत रीगेन की तो उन्होंने कहा जी कि ये करें, 4 हलके खोलें। अच्छा, जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास तमाम की तमाम शवाहिद है, तो मैं बनी-गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूँगा। तो कोई भी ओके। नहीं, वो ब्रिगेडियर जो था क्योंकि ब्रिगेडियर साहब कोई थे, वो सैमसन के क्या नाम था, उनकी कोई उन्होंने बात वगैरह उन्होंने जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर दी। तो हम मेरी तो बाकी सहाफ़ियों के साथ शर्तें लगी हुई थी कि भई इमरान खान करेगा, जो उसने कहा है वो सच्चा आदमी है, झूठ नहीं बोलता। आए तो मरहूम जो है वो क्या नाम है उनका नईमुल हक साहब। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नईमुल हक साहब, ये जो आप फरमा रहे थे खान साहब, तो आपने कहा तो ये तो खान साहब ने कोई सबूत दिया ही नहीं है। तो कहते हुँ, हैं जो खान ने बोला, वो ठीक बोला। आप जो है ना, आप इस बात को रहने दें। मैंने कहा ये क्या बात होगी? मतलब भेड़-बकरियाँ थोड़ी हैं। उन्होंने सबूत देने का कहा था, मैंने लोगों के सामने स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन दी हुई है, तो जो उन्होंने सबूत देने थे, सबूत देने थे, दे। नहीं दिए जी सबूत। हाशमी साहब से मिले, जावेद हाशमी साहब से पूछा। जावेद वो कहते हाशमी। हैं जी जावेद हाशमी साहब उस टाइम प्रेज़िडेंट होते थे। वो खड़े थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो मैंने कहा जी ये क्या हुआ? तो हाशमी साहब कहते हैं जी कि मैं इस बारे में क्या कहूँ जी, ये तो इमरान खान साहब ने कहा था, मेरा तो ख्याल था कि सबूत देंगे, लेकिन सबूत नहीं दिए। फिर गुलाम सरवर खान साहब जो हैं, वो मुझे मिले। मैंने गुलाम सरवर खान साहब को फरमाया, मैंने कहा गुलाम सरवर खान साहब, ये गुलाम बताएँ क्या सरवर हुआ? साहब वही है ना ये जिन्होंने हमारे हवाबाज़ों को दुनिया भर में ज़लील जी, करा जी। दिया था जी, जी। या जी, 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 पायलट्स वही, वगैरह। वही, बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। वो कहते हैं जी आप नईमुल हक साहब से पूछें। भई बात ये है कि खान साहब का एक स्टेटेड पोज़ीशन है, एक लीडर नेशनल लेवल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करता है कि फलाँ तारीख को मैं जो है वो तमाम शवाहिद कौम के सामने रखूँगा। हुँ, कौम की तो दूर की बात है और हम साथियों के सामने श श शवाहिद नहीं रख सके। तो बात ये है हुँ, कि इस तरह की चीज़ें उनके फिर एक के बाद मैं समझ गया कि ये झूठ बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने नज़र रख ली। फिर आज तक मैं आपको बताऊँ कि इतने झूठ मैंने खुद देखे जो कि मुझे मालूम है कि वो झूठ है। अब मैं उनके झूठ आज बयान करना शुरू कर दूँ तो वो मुनासिब नहीं है। ये तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है। बाखुदा मैं इस टाइम वज़ू में हूँ, मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको इतने झूठ बता सकता हूँ, एक नहीं है दर्जनों शवाहिद के साथ जो है ना वो सबूत मेरे सामने मौजूद हैं कि खान साहब ने ये कहा था और किया ये। फिर ये कहा था, हुँ, फिर किया ये। तो वो बातें ऐसी हैं, उनके दावे, बयानात अपनी जगह उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ओके। आपकी फिर कोई जी। कॉल आई। जी, वही अब मुझे मैसेज भी आ रहे हैं मेरे ख़्याल से, वो पूछ रहे हैं, मुझे मैसेज आना शुरू हो पड़े हैं कि वो कोई लिख रहा है कि राजा रियाज़ साहब ने जो है वो इत्तेफ़ाक कर दिया काकड़ साहब के ऊपर। अब मैं रिप्लाई उनको किस तरह करूँ? मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ।
वैसे वैसे वी शुड हैव डन इट लाइव, लेकिन चले कोई एक नाम आएगा फैसले का तो उसके ऊपर फौरी तौर पे हम यूट्यूब लाइव भी कर लेंगे। लेकिन अभी हम क्विकली तोशा खाना पर आते हैं। क्या कहानी है? तोशा खाना में जा चुके हैं खान साहब, इस वक्त अटक जेल में हैं, और बड़ी उसके बाद कहानियां, वो लॉयर्स क्यों कहानियां सुना रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर? गालिबन उनके लॉयर हैं कोई सदर साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, इमरान खान साहब के जो अपने अटॉर्नी है जो इस केस को देख रहे हैं, उनका क्या नाम है? ख्वाजा हारिस। ख्वाजा। वो स्क्रीन पर नहीं मैंने उनको देखा, लेकिन ये जो अक्सरियत में कुछ लल्लू पंजू टाइप के लोगों को देख रही हूँ जिन्होंने शायद खान साहब के जूते की भी शक्ल नहीं देखी होगी इस टाइम में, वो अजीब अजीब कहानियां सुना रहे हैं, जिन्नात की, कोई परियों की, कोई हवाई मखलूक की। व्हाट इज गोइंग ऑन? इट इज बीइंग रिपोर्टेड इन मैं इंटरनेशनल मीडिया विद अ लॉट ऑफ हिलेरियसनेस। पता नहीं जी, ये तो अजीबो-गरीब किस्म की बातें चल रही हैं। मैं तो बात ये है कि अल्लाह पर एक कामिल ईमान है और मौत का एक वक़्त मुकर्रर है। तो अल्लाह ताला से जो है शयातीन वग़ैरह तो दुनिया में मौजूद हैं, ये तो मालूम है मुझे, जिन्नात और शयातीन वग़ैरह हैं। लेकिन बात ये है कि हम मुसलमान हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपनी नमाज़, रोज़ा और अपने अमाल ठीक कर लें तो ये काफ़ी है। तो बाकी जहाँ तक बात आ गई तोशाखाना केस की, तो ये 2 तोशाखाना केस हैं, 1 केस नहीं है। जो एक हम्म। तोशाखाना केस आप देख रही हैं जिसके अंदर वो अटक जेल के अंदर हैं, सुमेरा, वो केस है मिस डिक्लेरेशन का फॉर्म बी के अंदर। ओके। और दूसरा तोशाखाना केस है जो तोहफ़ लिए और बेचे, वो केस चला गया है नैब के अंदर। उसमें करप्शन स प्रैक्टिस। वो करप्शन वाला जी, वो बेसिकली करप्शन से मुतल्लिक है। वो ये है कि उन्होंने जो तोशाखाना से जो नैब वाला केस है, वो बता देता हूँ मैं आपको पहले। वो ये मामला है कि उन्होंने ये जब चीज़ें तोहफ़ लिए, तो उन्होंने कहाँ से परचेज़ किए? उनके हाँ। पास पैसा कहाँ से आया? क्या वो उनकी व्हाइट मनी थी जिससे परचेज़ किया? अगर किसी ने पेमेंट की है सपोज़िटली, तो नैब का जो केस ये बनेगा कि इन्होंने स्टेटेड पोज़ीशन ली थी इलेक्शन कमीशन ने कि वो ये जो घड़ी है, जो ग्राफ की घड़ी, उस घड़ी के लिए पैसे शफ़ीक नामी आदमी को उन्होंने घड़ी बेच दी थी। उसने पैसे जमा कराए हैं और उसकी रसीद भी इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है। वो शफ़ीक साहब फरमाते हैं कि घड़ी मैंने खरीदी ही नहीं और ये मेरा नाम हम्म। झूठा लगा रहे हैं। उनका तो वीडियो स्टेटमेंट आ चुका है, आपने टीवी पे चलता हुआ देख लिया होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जी आप आ जाएँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है जी कि ये जो बात कर रहे हैं जो तोशाखाना केस है इलेक्शन कमीशन वाला, उसमें हम्म। जो फॉर्म बी में मिस डिक्लेरेशन है, उसमें आपने ज्वेलरी आइटम्स निल-निल कर दी हैं। जब ज्वेलरी आइटम्स आपने निल-निल कर दी हैं, तो वो आपने तोहफ़ तो लिए थे, वो डिक्लेयर करने थे। आप बेसिकली ऑन ओथ स्टेटमेंट जमा कराते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने गोशवारे जमा कराते हैं कि जी ये मेरी एसेट एंड वेल्थ स्टेटमेंट है। ये एक बंदा नहीं, ये तमाम अरकान पार्लियामेंट के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है। खान ओके। साहब के 18, 19, 20 के जो गोशवारे थे, उन गोशवारे जब उन्होंने टाइम गुज़र चुका था, उसके बाद हुआ ये कि ये व्हिसल ब्लो की गई स्पीकर नेशनल असेंबली की तरफ से, क्योंकि मोहसिन रांझा साहब और दीगर लोगों ने स्पीकर नेशनल असेंबली को खत लिखा और उन्होंने आगे से रेफरेंस भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ओके। ने इस मामले की जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद उन्होंने कहा जी कि ये जो मामला है, क्या उसे कहते हैं, हम इसकी तफ्तीश करते हैं। तफ्तीश करने के बाद पता लगा, उन्होंने जी 63 1 पी के तहत जी उनको जो है वो नाअहल कर दिया, डिसीट कर दिया यस मियां सर। वाली सीट से। जी, और उसके बाद फिर उन्होंने एक रेफरेंस भिजवा दिया ट्रायल के लिए, फौजदारी कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, एडिशनल सेशन जज वेस्ट को, इस्लामाबाद को। अच्छा, वहां पर जो मामला चला तो वहां पर चेयरमैन तरीक इंसाफ के जो लॉयर्स थे, उन्होंने लीगल बैटल नहीं लड़ी। वहां पर जो फौजदारी कार्रवाई थी उसमें उन्होंने कोई डिफेंस नहीं दिया, ये टेक्निकल खेलते रहे और टेक्निकल खेलते खेलते इन्होंने अपना डिफेंस दिए बगैर ही इमरान खान को जेल पहुंचा दिया। और अभी जो कहते हैं ना कि जज साहब ने जो है वो हेस्ट में डिसीजन दिया है। जज साहब ने 8 माह इस केस की समाअत की है, 2 जजेस ने, पहले जफर इकबाल साहब थे, बाद में हम्म। हुमायूं दिलावर साहब आए। इनका काम क्या था? जजेस को गालियां देना, जजेस को बुरा भला कहना, जजेस के खिलाफ बातें करना, यानी इवन के वहां के कोर्ट रूम के अंदर हुटिंग करना। ये इस तरीके से आप अपने केस का दिफा नहीं करते, आप केस नहीं लड़ते। आपने केस के लिए एक अच्छे तरीके से गुड बॉय के तौर पर, लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर आपने पेश होना होता है, आपके वकला ने पेश होना होता है, क्योंकि सजा भी उसी जज ने देनी है, रिलीफ भी उसी जज ने देना है। आप जब हम्म। जज को तंग करोगे, तो फिर आपको वो जो है ना वो प्यार या फूल नहीं देगा।
फिर वो जो मैक्सिमम पेनल्टी हो सकती है वो देगा। जब आपका कंडक्ट ही ऐसा है, तो फिर आपके साथ क्या रवैया करेगा? जज कहेगा मेरे साथ इसने ये किया हुआ है, तो डेफिनिटली ही इज़ अ क्रिमिनल, तो डेफिनिटली इसका तौर तरीका ही ऐसा है। हसन, तो हसन यही उन्होंने किया। इस पूरे टाइम में खान साहब कितनी बार पेश हुए हैं इन जज खान साहब साहब के मेरे सामने? ख़्याल से इन 8 माह में मेरे ख़्याल से कुछ 4-5 मरतबा पेश हुए, 4 से 5 मरतबा पेश हुए हैं। मतलब वो उनका पेश होना मैं नहीं कहूँगा ना, वो मैं पेश होना नहीं हाँ, कहूँगा कि जब आप वहाँ पर सामने कोर्ट रूम के बाहर पहुँचे और आपकी हाज़िरी लगवाने के लिए ये हाँ, देखिए जी कॉल्स आ रही हैं, मेरे ख़्याल से वो काकड़ साहब का नाम आ गया है और मेरे ख़्याल से ये 5-7 सहाफ़ी ऐसे हैं, जो मुझे मुसलसल कॉल कर रहे हैं बीच में इस वीडियो के दौरान। तो मैंने कह हाँ, दिया था कि ये लोग नहीं होंगे, तो वो जब नहीं है, तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, वो नाम तो चल रहे थे। जैसे बहुत से लोगों ने जो है जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम जो है, वो हाँ, ट्वीट करके मुबारकबाद दी थी। तो जब उन्हें मुबारकबाद दी, तो मैंने उसी वक़्त ट्वीट किया कि मैंने कहा जी ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे और जरा जो-सा मेरा सोर्स था, तो मेरा उन्होंने मुझे कहा था कि ये नाम रिवील नहीं करना। ये बिल्कुल। नाम रिवील नहीं करना, तो वो नाम रिवील ना करने के लिए मैंने उनसे कमिटमेंट की थी। तो ये जो हाँ, कमिटमेंट ये देखिए फिर बीच में कॉल्स आ रही हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? वो अब मुझे आई थिंक वी मुबारकबाद हैव टू देने दो। हैंडल हाँ जी, तो वो इस तरह के बीच में कॉल्स आना शुरू हाँ, पड़ी हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि आपने बड़ा ज़बरदस्त किया, मेरा तो नाम दिया ही नहीं है। तो बात ये है कि मेरे पास कोई जन्नत नहीं है कि मैं खबर ले आया हूँ। सोर्स होता है आपका कोई अच्छा मोतबर जिसकी वज़ह से आपकी इज़्ज़त भी बनती है। तो सोर्स ने मुझे मना किया हुआ था कि ये खबर आप ब्रेक नहीं करेंगे। ये वसीम अब्बासी साहब को मैंने बात बता दी थी कि जी मैं हाँ, ये खबर ब्रेक नहीं करूँगा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब को मैंने बता दिया था, जो मेरे विटनेस हैं, हाँ, कि मैंने कहा जी मुझे मालूम है, कौन है, मैं नाम नहीं दूँगा। और तीसरे भी 1-2 शख्सियात और थी, जिनको मैंने कहा था, हाँ, उसके बाद फिर लोगों ने मेरे पीछे पड़ गए ना, बात आउट होगी, किसको पता है? मुझे मुझे कहते रहे, तो मैंने उस टाइम कहा उनको जी कि मैंने कहा अच्छा चलो मैं ब्रेक करूँगा, लेकिन मैं ब्रेक करने का टाइम जो है ना मैं खुद ब्रेक करूँगा, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? फिर मैंने ये बहाना मारना शुरू कर दिया, मैंने ये कमिटमेंट देकर मैंने ले लिया था कि हुँ। कौन-सा नाम, वो काकड़ साहब का नाम आ गया माशाल्लाह। आ गया ही इज़ फाइनल नाउ? ही इज़ फाइनल। ओके, चलिए ग्रेट, वो ग्रेट, मुझे ग्रेट। जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने अभी तक हाँ, बात किसी से नहीं की, आपके साथ आई एम वायर्ड मतलब वो बैठा हूँ, आपके सामने ही हूँ। वो जो ऊपर से जो नोटिफ़िकेशन आए हैं ना 1-2 वो मैंने मेरी पढ़े हैं उसमें। जी, एग्ज़ैक्टली इस वक़्त मेरे फ़ोन की नोटिफ़िकेशन बार जी। जो है वो अच्छी खासी भरी हुई है, तो इट हाँ सीम्स जी, कि देयर इज़ हलचल कुछ तो हो आउटसाइड गया जी, समव्हेयर। हो गया जी, तो हो गया हम जी, मेरे ख्याल से हो गया। क्विकली खान साहब के मुस्तकबिल पर आते हैं। अभी आपने दोनों केसेज़ का बताया। अब एक मर्तबा फिर बहुत मुतज़ाद किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एक तो वकला की एक फ़ौज है जो कि मुख्तलिफ बयानात दे रही है। एक स्पिरिचुअलिटी पे है, कोई फ़ेक न्यूज़ बता रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिसका बहैसियत सहाफ़ी मुझे पता है कि हक़ाइक़ से कोई लेना-देना नहीं है। और खान साहब से इस वक़्त किसी की मुलाकात नहीं हुई, माँ सिवाय उनके अपने एक जेन्युइन अटॉर्नी के। तो ये लोग ये कहानियाँ कहाँ से ला रहे हैं? Now, what is up for Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan, who's detained right now? उनका इमीडिएट मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? नंबर एक, जेल से कब बाहर आ रहे हैं? नंबर टू, उनकी ये सजा में बरियत कब है? नंबर थ्री, उनकी ऊपर नाअहली के कितने साल की तलवार लटकी? मुझे तो बरियत नज़र नहीं आ रही इस केस में। देखिए कितने साल लग सस्पेंशन चुके? ऑफ नहीं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो सकती है, बरी होना हुँ, एक अलग चीज़ है। यानी आपको पता है कि जब छोटी सेंटेंस हो तो उसमें सस्पेंड कर देती होती है कोर्ट्स अमूमी तौर के ऊपर। लेकिन इस हुँ, केस के अंदर जो तोशाखाना में फौजदारी कार्रवाई है, इसमें हुँ, उनकी ज़मानत और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में सुमेरा मुझे तो कम से कम 2 ढाई माह लग रहे हैं। और दूसरी हुँ, बात ये है कि जो लग रहे हैं, अब बाकी तो जजेस के ऊपर है कि हाई कोर्ट कितना फास्ट ट्रैक करती है, क्या खुसूसी सहूलतकारी इनको दी जाएगी? कि आपने करना क्या है? और बात ये है कि इस मामले के अंदर अगर मैं आपको मेन बात बताऊँ, तो इस मामले के हुँ, अंदर जो सबसे अहम चीज़ ये है कि इमरान खान साहब की ने अपना डिफेंस नहीं लिया और अब वो डिफेंस लेंगे और अगर उनके वुकला उसी तरीके से उन्होंने केस लड़ा, जिस तरीके से वो नीचे ट्रायल कोर्ट में लड़ा था, तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक उनको अपील करने की या बेल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो है खामोशी इख्तियार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि फिर भी उनको नतीजा यही बरामद होगा अगर उन्होंने उस तरीके से केस लड़ना है जैसे पहले लड़ रहे थे। हाँ, हुँ, अगर अपना जेन्युइन डिफेंस लेना है, तो डिफेंस तो उन्होंने अभी तक लिया ही नहीं है। तो डिफेंस लें तो फिर यहाँ पर केस तो इतना जो है वो लंबी सज़ा नहीं है, इसमें जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है, इसमें ज़मानत उनकी हो सकती है लेकिन हो सकता 2 से अढ़ाई माह लग जाएँगे। लेकिन जो दीगर केसेज़ हैं जैसे साइफर का आपने बयान कर दिया, साइफर आपको कोई मज़ाक लग रहा है? हुँ, उसमें भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है स्पेशल अ, सीक्रेट एक्ट एक्ट है, उसके ऊपर आपका जो है उनकी सज़ा उसमें 2 सज़ाएँ हो सकती हैं। एक तो उनको जो है वो लाइफ इम्प्रिज़नमेंट भी हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है और तीसरी जो हो सकती है वो 2 साल की।
लेकिन उनकी सज़ा मुझे लग रहा है कि इस मामले के अंदर क्योंकि उन्होंने अब जो साइफ़र है उनसे ही मिसप्लेस हुआ है, तो वो डायरेक्टली आएगा तो मैं 7 साल से 3 साल या 2 साल के दरमियान इसमें उनकी जो है वो कन्विक्शन देख रहा हूँ कि उनको इतनी सेंटेंस हो सकती है। ये कुछ लोग उनके ऑपोज़िशन में से कुछ लोग ये क्यों बढ़ के मार रहे हैं कि उनको सज़ाए मौत भी हो सकती है, आर्टिकल 6 भी लग सकता है? इज़ देयर एनी चांस ऑफ दैट? नहीं, 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 आर्टिकल 6 नहीं है, आर्टिकल 6 नहीं है। आर्टिकल 6 वाला जो मामला है ना, वो अगर देखा जाए तो वो एक म्यूटनी करने की कोशिश कराएगी हमारी हुँ, जो अफ़वाज पाकिस्तान है या चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ। तो उनके खिलाफ जो मामला उन्होंने किया, वो बात तो मैं कह सकता हूँ अगर वो मामला हो तो उसमें तो म्यूटनी वाली चीज़ आती है। म्यूटनी इज़ इज़ वेरी सीरियस इश्यू। एग्ज़ैक्टली उसमें तो और क्योंकि फिर उन्होंने खुद उसमें तो अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उस ऑन उसमें रिकॉर्ड उसमें तो खुद उनको बोलते हुए देखा गया है फ़ौज उसपे तो पाकिस्तान के उसपे तो आर्टिकल 6 वगैरह जो है वो आ सकता है, लेकिन आर्टिकल 6 के लिए भी आपको पता है फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव करना होता है, फिर स्पेशल कोर्ट बनती है, फिर उसका ट्रायल होता है, मामलात होते हैं इसके। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो इट्स अ देखते ह्यूज हैं कि ट्रॉमा। ये हाउ फार आर दे विलिंग टू गो और क्या मुल्क इस वक़्त मुतमिल हो सकता है कि उन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाए। लेकिन हुँ, एक बात को मैं गारंटी से कह सकता हूँ और ऐसा करना चाहिए कि इंसादे दहशतगर्दी की जो अदालत है हुँ, आवाज़ अच्छा, जो इंसादे दहशतगर्दी की अदालत है, हुँ, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मज़ाक नहीं है। आप पाकिस्तान नेशनल की सिक्योरिटी अफ़वाज को उसके चीफ के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके चंद लोगों को मिलाकर अगर आप म्यूटनी करने चाह रहे हैं, तो ये इसके लिए फिर यू शुडन्ट बी शोइंग एनी मर्सी टू दैट पर्सन। अगर ऐसी चीज़ साबित होती है और कोई ऐसे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आ जाता है, डेफ़िनिटली सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैं एक शहरी हूँ, मेरी शहरी होने के मुताबिक राइट्स हैं, तो जो पाकिस्तान का कानून है, मेरे ऊपर भी वो उसी तरह लागू होता है। तो फिर अगर मैं कोई जुर्म करूँ, तो सज़ा भी मुझे पाकिस्तान के कानून की मुनासबत से ही मिलनी चाहिए। तो ये तो बड़ी हुँ, बुनियादी बात है। तो सज़ा तो इनको मिलनी चाहिए, तो उसमें भी इनकी सज़ा होनी है। और बज़ाहिर बड़ा क्लियर केस नज़र आ रहा है। 9 मई वाले में, साइफ़र में और फिर आखिरी जो केस है अल-कादर ट्रस्ट वाला, वो ओह केस जो येस, है वो दैट इज़ आल्सो ऑन द वन कार्ड्स। 190 मिलियन वाला, वो जो मामला है वो थोड़ा-सा जो है ना टाइम कंज्यूमिंग है। वो उसमें इनकी अरेस्ट पहले हो जाएगी, लेकिन हाँ, उस ट्रायल को कंक्लूड होने में वक़्त लगेगा। आप ये हाँ, देखिएगा जी। उसमें अरेस्ट पहले हो जाएगी और उसमें कंक्लूड हो तो मैं मतलब ऑनेस्टली ये क्यों? स्पीकिंग मुझे ये क्यों? आई एम सॉरी आई एम वीक एट द कोर्ट अफेयर्स इसलिए मैं नैब वो सवाल पूछ नैब रही हूँ जो आम ऑर्डिनेंस लोगों के को तहत जानना है। नैब ऑर्डिनेंस के तहत आप 30 डेज़ के लिए आप जो एक्यूज़ है उसको जो है अरेस्ट कर सकते हैं। तो 30 दिन तक उसकी ज़मानत नहीं होती। जो पिछला कानून था, वो था 90 डेज़ वाला। जो शहबाज साहब और बाकी लोग जो हैं वो उन्होंने काटे हैं। यानी हुँ, उसमें उन्होंने जो है वो साल-साल 2-2 साल गुज़ार कर आए हैं और बाद में पता लगा जनाब कि वो उनकी बरियत हो गई। तो ये 2-2 3-3 केसों में मुख्तलिफ दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल देते हैं ना, जैसे उनके साथ होता रहा है। तो इस मामले में भी इसी तरह होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आज 1 मिनट के लिए सपोज़िटली सोच लें कि ज़मानत हो जाती है और जो जो सेंटेंस है वो जो है उसको सस्पेंड कर देती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इवन देन जो चेयरमैन पीटीआई हैं, मुझे तो कम से कम 8-9 माह बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे। रियली? रियली मुझे तो नहीं और नज़र आ रहा। इस पूरे वक़्त में आपको ये साइफ़र वाली कहानी कहाँ जाती लग रही है? क्योंकि ये भी अगर ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट की जानिब जाती है, तो मिलिट्री इट कोर्ट में वुड जाएगा। वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स ऑफ ये द मिलिट्री कोर्ट हिस्ट्री। में ये तो मिलिट्री कोर्ट में जाएगा ना केस। तो मिलिट्री तो कोर्ट में भी मिलिट्री कोर्ट सुन लेगी इमरान खान साहब का केस इस मामले में? सुनना चाहिए ना जी। अगर देखें मेरा सुन सकते हैं, या अगर या मैं नहीं या कहता जो बाकी लोग पब्लिक पब्लिक प्रेशर है उस वज़ह से हम रूल्स को साइड पे रख देंगे? ये क्यों रखें? जब 102 लोग पाकिस्तानी शहरी हैं ना 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस थे, तो उनका मामला अगर मिलिट्री कोर्ट्स में जा सकता है, तो ये कोई अवतार है? वो आसमान से उतरी हुई मखलूक है? तो फिर इनका भी होना चाहिए। देखिए बात बड़ी सिंपल है, जो पाकिस्तान का शहरी है, उसके जो हकूक हैं, उसके फिर वही फ़राइज़ हैं और पाकिस्तान के कानून के ताबे है। फिर जो पाकिस्तान का कानून कहता है कि इस जुर्म की ये सज़ा है या इस मामले में फलाँ जगह ट्रायल होना है, यानी इस केस ने सिविल कोर्ट में जाना है तो सिविल कोर्ट में जाए, सेशन में जाना है तो सेशन में जाए, अगर मिलिट्री कोर्ट में जाना है तो फिर मिलिट्री कोर्ट में जाए ना। अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है, तो फिर इनका केस जाना चाहिए ना उसको मिलिट्री कोर्ट में, क्यों ना जाए? एटीसी में जाए, इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में जाए। देखिए, एक चीज़ आपको सुमेरा बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ, जब कोई बंदा अदालत से ज़मानत लेने जाता है ना,
तो वो बताता है कि जी मेरा चाल-चलन बहुत अच्छा है, मेरे ऊपर हुँ, कोई मुकदमा इसके अलावा नहीं है और मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन और लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ। मैं ये सही। कहूँगा जी मैं जो है पुरअमन शहरी हूँ, कानून पर अमल करने वाला शहरी हूँ, कानून के हुँ, अंदर रहने वाला शहरी हूँ। जब एक शख्स के ऊपर वो खुद अपने मुँह से कह रहा है कि पौने 200 एफआईआर्स हैं, तो वो शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी पर चले 1 एफआईआर हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है। पौने 200 एफआईआर है जिसके ऊपर हुई नहीं है, वो बंदा शराफत तो की ज़िंदगी तो नहीं गुज़ार रहा ना। वो सियासी वो तो एफआईआर्स ये भी नहीं है। कहते हैं वो तो ये कहते हैं कि क्योंकि फ़ौज को अब मुझसे नफ़रत हो गई है इसलिए मेरे ऊपर ये एफआईआर्स भाई हैं। फौज को नफरत होगी है तो फिर जो इस्लामाबाद ब्लू एरिया में जो आपने जलाओ घेराव किया था, जो आपने 25 मई को अगर आगे लगा दी थी, वो तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस केस के ऊपर बैठे हुए हैं 25 मई वाले के ऊपर। तमाम रिपोर्ट्स आपके मुखालिफ आई हुई हैं। आईसीटी की रिपोर्ट आपके खिलाफ है, इंडियन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आपके खिलाफ है, आईसी की रिपोर्ट आपके खिलाफ है। ठीक है, वो तमाम रिपोर्ट्स आपके खिलाफ हैं। उसके बावजूद आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई। आप अदालत को एक यकीन दहानी कराई आपके वुकला ने और फिर आप इस्लामाबाद आ गए और फिर आपने सारी सारी बुशेस को आग लगा दी। फिर आपने मेट्रो स्टेशन के ऊपर पथराव कर दिया। आपने सरकारी और जो है वो शहरियों की अमलाक को नुकसान पहुँचाया। तो को आप आसमान से उतरे में? देखिए मैं जाकर आज किस मेट्रो का खुदा ना खास्ता कोई दरवाज़ा तोड़ दूँ ना, तो मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगी और मुझे थाने में बंद कर दिया जाएगा। तो ये हुँ, जनाब जो मर्ज़ी करे, इसको हाथ नहीं लगाना क्यों? आप अभी बताएँ मुझे, आप बताएँ बिल्कुल क्यों आपकी बात नहीं? दुरुस्त है। लेकिन लेकिन इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्योंकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इसीलिए उनके लिए क्लास ए भी डिमांड की जा रही है जेल में। तो उनको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होने का कोई बेनिफिट ऑफ डाउट या आपको लगता है कि कोई अफ़वाज पाकिस्तान पर या एस्टेब्लिशमेंट पर इस वक़्त कोई फॉरेन प्रेशर भी हो सकता है? व्हाट डू यू देखिए जी, थिंक? उनको प्रेशर प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए। अगर है भी तो नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई हुँ, प्रेशर डाल रहा है, तो उन्हें कहें कि जी हमारा ये जो इंटरनल मैटर है, यू माइंड योर ओन बिज़नेस। हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम आपके इस तरह के मामलात में मुदाखलत करते हैं? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। पाकिस्तान एक सोवरेन स्टेट है और पाकिस्तान के जो इंटरनल अफेयर्स के अंदर अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान के अलावा कोई भी मुल्क इंटरफेयर करे, चाहे वो हमारा कोई पड़ोसी मुल्क है, करीबी दोस्त मुल्क है, उसको शट अप कॉल देनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी हुँ, बात है। हमारा कोई यहाँ पर बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहाँ पर आइन और कानून है और आइन और कानून के मुताबिक ही हमने आगे बढ़ना है। अदालत ने सज़ा दी है यार चेयरमैन तरीक इंसाफ को। तो फिर किस बात की जो है वो आप जो है वो रियायत दें? क्यों दें? हाँ, प्रेसिडेंशियल पार्डन वाला एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल पार्डन के लिए भी मामला जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंशियल पार्डन आती है। तब तक मेरे ख़्याल से वो अपनी सेंटेंस जो है ना वो सर्व कर चुके होंगे। सर्व भी कर चुके होंगे। मेरा ख़्याल है तब तक प्रेज़िडेंट के पास वो जो एडिशनल राइट्स है क्योंकि उनको एक्सटेंशन तो ग़ालिबन मिलने वाली है प्रेज़िडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी को। गिवन द ड्यू सर्कमस्टेंसेस इन पाकिस्तान वो शायद एज़ अ प्रेज़िडेंट सर्व करते रहेंगे। लेकिन उनके विंग्स जो हैं वो क्लिप हो चुके होंगे तब तक एज़ अ प्रेज़िडेंट एक्सटेंशन के दौरान। मुझे मुझे डॉक्टर आरिफ अलवी बतौर सदर पाकिस्तान को लंबा अरसा चलते दिखाई नहीं दे रहे। हालाँकि अब जो नेशनल असेंबली को आपको पता है कि इलेक्शन के लिए एटलीस्ट होना चाहिए। अगर वो हाँ, उसका मौजूद नहीं है, मुंतखब असेंबली मौजूद नहीं है, तो प्रेज़िडेंट का इलेक्शन नहीं हो सकता। बट रोक दो। आई डोंट जी, नहीं हो सकता। तो आई डोंट सी अ, आरिफ अलवी साहब को कंटिन्यू करता हुआ मैं नहीं देख रहा। आज आपकी व्लॉग में ये दूसरी खबर दे रहा हूँ कि मैं हुँ, प्रेज़िडेंट आरिफ अलवी साहब को कैसे? लंबा ऐसे कैसे? क्योंकि जब असेंबली नहीं होगी तो निगरान उनको कैसे दूसरे प्रेज़िडेंट को कैसे लेकर आए? मेरे ज़रा ख़्याल ज़रा मुताबिक कॉमन आसान जैसे वो अल्फाज़ में ताकि अगर कोई जैसे गाँव में बैठा वो बंदा भी हमें सुन रहा है तो उसको भी समझ आ जाए। तो जैसे वसान साहब नहीं है सिंध वाले, उनको ख्वाब आते हैं, तो मुझे भी मंज़ूर ऐसी रसा फीलिंग आ जाती है। हाँ जी, मंजूर वसान साहब, मुझे भी ऐसी फीलिंग या कहते हैं ख्वाब आया हुआ है कि ये कंटिन्यू नहीं करेंगे। और देख लेना, अभी 2-3 महीने को है ना, कितना है सितंबर में उनकी रिटायरमेंट है, तो अगर वो हाँ, आप कंटिन्यू कराएँगे तो महीना भी मैक्सिमम कंटिन्यू करेंगे, वो चले जाएँगे। उनका दिल नहीं लगेगा ऐवान सदर के अंदर। ही वो कहेंगे वुड छोड़ो रिज़ाइन यार, ही वुड रिज़ाइन यस ओके मोस्ट लाइकली। क्योंकि मैंने इसीलिए आपसे इख्तियारात का पूछा इफ यू प्यार रिमेंबर मोहब्बत हम से लोगों ने प्यार प्रेसिडेंशियल मोहब्बत से इलेक्शन बहुत सारे इकट्ठे कवर किए हैं। तो आई वाज़ गोइंग बैक इनटू दैट फ्लैशबैक कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बहुत बड़े बैंग के साथ होते हैं पाकिस्तान में और प्रेसिडेंट और द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट वाज़ आसिफ अली ज़रदारी बल्कि मुशर्रफ से भी ज़्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट वो रहे हैं। तो मुझे ये याद है कि अगर ये एक्सटेंशन लेते हैं इन द गिवन सिनेरियो तो इनको ये भी पता होगा कि इनके पास इख्तियारात नहीं होंगे। ये मज़ीद कमज़ोर सदर रहेंगे, तो ये फिर दिल बर्दाश्त होके रिज़ाइन कर जाएँगे। इज़ दिस व्हाट यू आर सेइंग? बस कुछ बातें जो हैं वो बस जितनी बोलनी थी वो मैंने बयान कर दी है। मुझे मुझे फ़ीलिंग है जी, मुझे फ़ीलिंग है कि प्रेज़िडेंट आरिफ़ अलवी साहब का दिल नहीं लगेगा ऐवान सदर में।
वो कहेंगे हुँ। बस ठीक है जी, अब बहुत हो गया, 5 साल गुज़ार चुका हूँ। अब मज़ीद जो है वो मेरी पार्टी भी है, तो मैं बस अब यहाँ से खुदाफ़िज़ करता हूँ। मैं निकलता हूँ, मैं जाऊँ बस, ठीक है, ऐवान सदर को खुदाफ़िज़ करना चाहेंगे। कहेंगे कोई शाह नया साहब मुकीम इसका आ जाए। जी? शाह साहब के हाथ मज़बूत करेंगे बाहिर आके वो, शाह महमूद कुरैशी के? हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं, वो फिर सियासत में ज़्यादा कोई दिल नहीं लगाएँगे अपना। प्रेज़िडेंट बनने के बाद उन्होंने क्या करना है? वो एक अपना एक्स प्रेज़िडेंट वाला स्टेटस एन्जॉय करेंगे एंड दैट्स इट। अल्लाह-अल्लाह करेंगे। कुछ ज़्यादा उनकी फुर्तियाँ आपको नज़र नहीं आएँगी। ओके, तो आज की डिस्कशन से मैंने आपसे हसन 3 टेक अवेज़ लिए। एक, आपको इमरान खान अपने मुकदमात को मज़ीद 7 से 8 माह भुगतते हुए नज़र आते हैं। ढाई माह तो उनकी जेल में रहते नज़र सस्पेंशन आते हैं। ऑफ हाँ, जेल में उनका कितना अरसा नज़र आता है आपको? मैं बता रहा हूँ ना, ये जेल में ही रहेंगे। ये 7-8 माह जो है ना ये वो जेल में ही रहेंगे। जेल में रहेंगे। सेकेंडली, डॉक्टर आरिफ अलवी का दिल नहीं लगेगा प्रेसिडेंसी में आफ्टर सितंबर। और थर्ड, हुँ। अनवारुल हक काकड़ को आप जो है वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर देख रहे हैं। अब नहीं, अब तो आ गया है, अब तो मेरी नोटिफ़िकेशन मैंने पढ़ भी ली है। वो हमने इतनी चलें लंबी जी, रिकॉर्डिंग कर दी है, वो तो हो चुके हैं। अनवारुल हक साहब जो हैं आपके निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ चुके हैं। तो आज के व्लॉग से 3 टेक अवे, और साइफ़र की कहानी आपको अभी लंबी और जाती हुई नज़र आती है और ऑफिशियल वजह सीक्रेट वजह क्लासिफाइड। और एक और वजह बताऊँगा। अनवारुल हक काकड़ साहब की एक टेलीविज़न प्रोग्राम में उनसे कुछ सवालात हुए थे और उनसे जो सवालात हुए थे, उन्होंने हर सवाल का इतना जो है ना वो अच्छा जवाब दिया था और इतना समझदारी से, दानिशमंदी से जवाब दिया था कि वो फिर जो देखने वाले थे, वो देखते रह गए और उन्होंने कहा ही इज़ द मैन। ये खबर है दूसरी, ही इज़ द मैन। क्या कह रहा हूँ? ही इज़ द मैन। तो ये आपने जो मैं कह रहा हूँ, ये खबर आपने जो है वो ट्वीट भी कर दीजिएगा, मुझे लिंक शेयर कर दीजिएगा, मैं भी रीट्वीट करूँगा। चलें हसन, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। और अभी हमने मज़ीद थोड़ी-सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पे डिस्कशन करनी है, उसके लिए आपको फिर इंशाअल्लाह ताला ज़हमत देंगे। तब तक के लिए देखने वालों की जानिब से आपको अल्लाह हाफ़िज़, और मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। और नई-नई खबरें लाते रहिए हमारे लिए। टेक ज़रूर। वेरी गुड केयर। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।